तो हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका आर के लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूं। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी वर्जन में है, 12वीं कक्षा के लिए है और ये सीबीएसई का सिलेबस है जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। और ये मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई न्यू व्यूअर है जो कि पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज मैं आपके चैप्टर 6 की लास्ट एक्सरसाइज 6.4 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस एक्सरसाइज में हम प्रशिक्षण और विकास इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रशिक्षण क्या होता है और क्या विकास होती है, क्या इनकी अवधारणाएं होती हैं और क्या इनके महत्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रशिक्षण से स्टार्ट करते हैं और इसकी जान लेते हैं इसकी क्या परिभाषा है। तो इसका अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने के लिए एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। अब इसका मतलब यह है कि प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जो कि वर्तमान कार्य को निरंतर बनाए रखने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, अब देख लेते हैं हम प्रशिक्षण की विशेषताएं। तो सबसे पहला है प्रशिक्षण पर खर्च विनियोग है, अपव्यय नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि प्रशिक्षण पर खर्च कभी अपव्यय नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रशिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है कि प्रशिक्षण पर किया गया खर्च कभी भी बेकार नहीं जाता। ठीक है, मतलब प्रशिक्षण पर आज जो खर्च किया जाएगा संस्था को उसका लाभ कर्मचारियों की बढ़ी हुई कार्यकुशलता के रूप में लंबे समय तक मिलता रहेगा। ठीक है, मतलब जब हमने प्रशिक्षण पर जो खर्च कर दिया आज, ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो गया है, ऐसा नहीं है, वो संस्था को उसका लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम प्रशिक्षण पर खर्च करते हैं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं हम, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो अच्छे से काम करते हैं, कोई गलतियां नहीं करते। ठीक है, तो इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ संस्था को होता है, वो अच्छे और लंबे समय तक लाभ अर्जित करती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रशिक्षण पर खर्च विनियोग है, अपव्यय नहीं। ठीक है, दूसरा है विशेष कार्य से संबंधित। प्रशिक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि इसके द्वारा उनको किसी विशेष कार्य में निपुण बनाया जाता है। अब जो ये प्रशिक्षण है ये कर्मचारियों की सामान्य जानकारियों में वृद्धि नहीं करता, इसका काम है कि उनको किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे संस्था व कर्मचारी दोनों का लाभ होता है। कैसे होता है? तो संस्था का कम लागत पर उत्पादन का सपना पूरा हो जाता है। ठीक है, और कर्मचारी अच्छा वेतन प्राप्त करते हैं। अब ये जो प्रशिक्षण है इससे क्या होता है कि इससे संस्था को भी लाभ होता है और इससे कर्मचारी को भी लाभ होता है। और कैसे होता है कि जब संस्था है, संस्था का जो सपना होता है कि कम लागत पर उत्पादन करना, वो इसका सपना पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब कर्मचारी प्रशिक्षण ले लेते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो उत्पादन करने में कोई गलती नहीं करते, जिससे कि उत्पादन की लागत कम हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? कर्मचारियों की वेतन भी बढ़ा दी जाती है उनके काम के अनुसार। ठीक है, तो इससे दोनों को लाभ होता है, कर्मचारियों को भी और संस्था को भी। ठीक है, तो अगला है स्तत प्रक्रिया। जब जब व्यवसाय में कोई परिवर्तन होता है तब तब प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, अतः यह स्तत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण हमेशा के लिए एक ही बार करके रख दिया जाए और फिर आगे कर्मचारियों को कभी प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब जब व्यवसाय में कोई नया नया परिवर्तन होगा तब तब प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इसलिए यह स्तत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है। प्रशिक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना है, जबकि विकास के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रशिक्षण सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, जबकि विकास प्रबंधकीय वर्ग के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो प्रशिक्षण होता है वो कर्मचारी को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाता है। ठीक है, और विकास में क्या होता है? विकास में सभी क्षेत्रों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, और जो प्रशिक्षण है उसका सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, वो काम करने के लिए हर स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और जबकि विकास होता है, जो विकास का केवल प्रबंधकीय वर्ग के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है आपका प्रशिक्षण तथा शिक्षा में अंतर होता है। प्रशिक्षण द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान व कौशल में वृद्धि की जाती है।
जबकि शिक्षा द्वारा कर्मचारी के सामान्य ज्ञान और समझ में वृद्धि की जाती है। अब प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से क्या किया जाता है? कर्मचारी को किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाती है, ठीक है। लेकिन शिक्षा का क्या है? शिक्षा में कर्मचारी के सामान्य ज्ञान और उसकी समझ को बढ़ाया जाता है, उसकी वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर हैं प्रशिक्षण और शिक्षा में। ये जो प्रशिक्षण की विशेषताएं थी वो यहाँ पर खत्म होती हैं। अब प्रशिक्षण के लाभ देख लेते हैं। तो प्रशिक्षण के मैंने आपको बताया था कि 2 लाभ होते हैं, संगठन को भी लाभ होता है और उससे कर्मचारियों को भी लाभ होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संगठन को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला है माल व मशीन का मितव्ययी तथा सही प्रयोग। अब जबकि कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो माल होता है और मशीन होता है दोनों ही मितव्ययी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होता वो तो इन दोनों में ही गलती करता है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। और इसका सही प्रयोग भी वो नहीं कर पाता। जब प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उसके बाद उनको पता लग जाता है कि कैसे मशीन चलाना है, इनका कैसे प्रयोग करना है, तो उससे ये मितव्ययी बन जाती है, जिससे कम नुकसान होता है, ठीक है। दूसरा है उत्पादन की किस्म एवं मात्रा में सुधार। कर्मचारियों को प्रशिक्षित होने से क्या होता है कि उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और उसकी मात्रा में भी सुधार हो जाता है। क्योंकि जब प्रशिक्षित नहीं होते तो गलती करते, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाती है और क्वालिटी भी खराब होती है, ठीक है। तो प्रशिक्षित होने से, उनका प्रशिक्षण देने से दोनों ही ये प्रॉब्लम होती है जो वो सॉल्व हो जाती है। अगला है पर्यवेक्षण की कम जरूरत। अब आपको पता होगा कि पर्यवेक्षण का क्या काम होता है। तो पर्यवेक्षण का ये काम होता है कि वो अपने अधीनस्थों के काम की देखभाल करता है, मतलब उनको बताता है कि काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाते हैं तो पर्यवेक्षक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारी खुद ही हर एक काम का विशेषज्ञ बन जाता है, वो किसी भी काम में गलती नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर पर्यवेक्षण की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। अगला है श्रम परिवर्तन दर एवं अनुपस्थिति में कमी। अब जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाता है तो क्या होता है, उससे उसके श्रम परिवर्तन दर में कमी आती है। मतलब एक बार जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाता है तो वो संगठन से जुड़ा रहता है, ऐसा नहीं सोचता कि संगठन को छोड़ के दूसरे संगठन में जाए, और ना ही संगठन ऐसा छोड़ती है कि इसको यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो प्रशिक्षित हो चुका है, वो किसी काम का विशेषज्ञ बन चुका है, ठीक है। और वो जो कर्मचारी प्रशिक्षित होता है वो प्रशिक्षित होने के बाद ज्यादा छुट्टियां भी नहीं लेता, तो इससे क्या होता है कि अनुपस्थिति कम हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है परिवर्तन और अनुपस्थिति में कमी। अगला है ग्रहणशीलता में वृद्धि। जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में नई नई जो परिवर्तन होती हैं उनको आसानी से ग्रहण कर लेता है और नए नए कामों को सीखने के लिए उत्सुक रहता है, ठीक। तो ये संगठन को लाभ होते हैं। अब देख लेते हैं कि कर्मचारियों को क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला है कार्य क्षमता व कुशलता में वृद्धि। कर्मचारी की कार्य क्षमता और उसकी कुशलता में वृद्धि होती है। बाजार मूल्य में वृद्धि। कर्मचारी के प्रशिक्षित होने से क्या होता है कि उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगर कंपनी उसको निकाल भी देती है तो उससे ज्यादा वेतन पर दूसरी कंपनियां होती हैं जो उसको रखने के लिए तैयार होती हैं, तो वो दूसरी कंपनी में जा सकता है, ठीक है। इससे उनका बाजार मूल्य बढ़ जाता है। अगला है दुर्घटनाओं में कमी। जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उससे दुर्घटना में कमी आती है। कैसे कमी आती है? क्योंकि जब कर्मचारी पहले प्रशिक्षित नहीं होते तो उन्हें मशीनें चलाना नहीं आती, जिससे दुर्घटना होने के पूरे चांस होते हैं। तो प्रशिक्षित होने के बाद ये घटनाएं में कमी हो जाती है, ठीक है। अगला है कार्य संतुष्टि। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको अपने कार्य के प्रति संतुष्टि होनी चाहिए कि जो उसने करा है वो सही है और अच्छा है, ठीक है। तो प्रशिक्षित होने के बाद ये होता है कि वो अपने कार्य के प्रति संतुष्ट है, तो उन्हें पता होता है कि ये गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण के लाभ खत्म होते हैं। अब देख लेते हैं प्रशिक्षण की विधियां। प्रशिक्षण की विधियां तो 2 प्रकार की यहाँ पर प्रशिक्षण की विधियां यहाँ पर, एक है कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा है कार्य से परे प्रशिक्षण, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कार्य पर प्रशिक्षण। इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जिसका मुख्य आधार करते हुए सीखना है। ये प्रशिक्षण कौन सी प्रशिक्षण है? करते हुए सीखने वाली प्रशिक्षण, मतलब काम को करते हुए सीखना कार्य पर प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल पर होता है। इसमें 3 प्रशिक्षण विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? अभिविन्यास प्रशिक्षण, नौसिखुआ कार्यक्रम और संयुक्त प्रशिक्षण, ठीक है। तो एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभिविन्यास प्रशिक्षण।
अभिविन्यास प्रशिक्षण का अर्थ नए चुने गए कर्मचारी को उसकी जॉब तथा संगठन से परिचित करवाना है। अब जो अभिविन्यास प्रशिक्षण होता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें बस इतना करना होता है कि जो नए कर्मचारी हैं उनको उनके काम से और उनको उनके संगठन से परिचित करवा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है नवसिखुआ कार्यक्रम। इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जहां प्रशिक्षणार्थी उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ के अधीन काम करता है। अब इसका मतलब ये है कि कोई एक विद्यार्थी है या कर्मचारी है, कोई भी मान लो, ठीक है, वो चाहता है कि उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करे। ठीक है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, किसी विशेषज्ञ के अंदर में उसे काम करना पड़ेगा। मतलब उस जिस कार्य में वो उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करना चाहता है उस कार्य से संबंधित एक विशेषज्ञ के अंडर में उसको काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो उससे काम को सीख लेगा और उच्च स्तरीय कौशल वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो इसका मेन यही है उद्देश्य कि जो भी कर्मचारी होता है वो उच्च स्तरीय कौशल को प्राप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ के अधीन काम करता है। ठीक है। इसका तीसरा है संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण, इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो शैक्षणिक व व्यावसायिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है ताकि दोनों अपने सदस्यों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित कर सकें। अब क्या होता है, जैसे विद्यार्थी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको कोई कोर्स करना है, तो आप जिस संगठन में या जिस संस्था में कोर्स करने जाते हैं वो क्या कहते हैं कि आपका कोर्स खत्म होते ही हम आपको जॉब भी प्रदान करवा देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आईटीआई करने जाते हैं आप, तो आईटीआई में क्या होता है कि शुरू के 1 साल 2 साल 2.5 साल जो भी होता है वो आपको पढ़ाते हैं, यानी शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो आपको उस जो आपको पढ़ाया उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको किसी आसपास के व्यावसायिक संगठन में भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल आपको संगठन में करवाते हैं और इससे आपको पता चल जाता है कि संगठन का कैसा वातावरण है, क्या क्या काम होते हैं और कैसे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप शिक्षा से भी परिचित हो गए और व्यावसायिक संगठनों के वातावरण से भी परिचित हो गए। ठीक है। तो इसको कहते हैं संयुक्त रूप से प्रदान। ये होता है जो संयुक्त रूप से, मतलब दोनों ने आपस में मिलकर संयुक्त रूप से एक साथ ही आपको शिक्षा और व्यावसायिक संगठनों के वातावरण कैसे काम करते हैं इन सबको प्रदान किया। ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि दोनों अपने सदस्यों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित कर सके। ये इसलिए किया जाता है कि जो आप हैं आपको उस संतुलन, ठीक है, और संतुलन सॉरी कह रहा हूँ, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित की जा सके। मतलब कि आप सैद्धांतिक ज्ञान को भी अर्जित कर ले और व्यवहारिक ज्ञान को भी अर्जित कर ले और इन दोनों में संतुलन बना रहे, इसलिए संयुक्त प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर कार्य पर प्रशिक्षण खत्म हो गई। अब देख लेते हैं कार्य से परे प्रशिक्षण। तो इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जिसका मुख्य आधार करने से पहले सीखना है। इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल से दूर होता है। इसमें मुख्य एक ही विधि है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। अब जो कार्य पर प्रशिक्षण था वो तो हमने पढ़ लिया, अब है कार्य से परे प्रशिक्षण। तो इसका मतलब क्या है, कार्य से परे प्रशिक्षण का मतलब है कि किसी भी काम को करने से पहले सीखना। ठीक है। जैसे आपको साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि साइकिल चलता कैसे है। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार का ये भी है। और इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल से दूर किया जाता है। मतलब जहाँ पे आपको कार्य करना है वास्तविक में उस कार्यस्थल से हटकर दूसरी जगह आपको पहले सिखाया जाता है। जब आप सीख जाते हैं तो आपको वास्तविक कार्यस्थल पर भेज दिया जाता है काम को करने के लिए। तो ठीक है, इसके लिए एक ही विधि है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण विधि। ठीक है। तो इसी को समझ लेते हैं। इस पद्धति में नए कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक अलग प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है। इसमें औजारों एवं मशीनों को इस ढंग से लगाया जाता है कि कारखाने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें वास्तविक कार्य पर लगा दिया जाता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब नया कर्मचारी कोई आता है तो उसको प्रशिक्षण देने के लिए एक अलग से प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है। ठीक है। और उसमें उन्हीं औजार और मशीनों को लगाया जाता है जिस पर उसे वास्तविक में काम करना है। ठीक है। और कारखाने जैसी परिस्थितियां उसमें उत्पन्न की जाती है। मतलब एक तरीके से डमी होता है ना, जैसे फोन का डमी एकदम सामने से देखने पर रियल लगता है, वैसे ही प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है कि जो सामने से देखने पर रियल लगती है। मतलब ठीक है। और उसमें कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाता है तो उसको उसके वास्तविक काम पर लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ये होता है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। ठीक है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण की विधियां खत्म हो गई। तो दोस्तों
हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। तो अब देख लेते हैं प्रशिक्षण और विकास में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण है, ये विकास है और ये इनके अंतर का आधार है। तो सबसे पहले इनका अर्थ जानते हैं। इनका अर्थ तो मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। तो प्रशिक्षण ये है ज्ञान तथा कौशल की प्रक्रिया। अब जो प्रशिक्षण है यह ज्ञान और कौशल से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है, और जो विकास है यह सीखने से प्रक्रिया है, सीखने से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है, विकास में किसी भी काम को या किसी चीज के बारे में सीखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है। तो प्रशिक्षण में कार्य संबंधी विशेष कुशलता में वृद्धि करना, किसी विशेष कार्य से संबंधित उसमें कुशलता को वृद्धि करना है। ठीक है, और विकास में क्या है, एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में वृद्धि करना है। मतलब एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसमें पूरी तरीके से वृद्धि करना है। ठीक है, इनके कैरियर देख लेते हैं। प्रशिक्षण में यह जॉब प्रधान है। जो प्रशिक्षण है यह जॉब प्रधान है, क्योंकि प्रशिक्षण हमेशा जॉब में ही दी जाती है। और जो विकास है यह कैरियर प्रधान है। विकास से कैरियर हमारा, मतलब कि आगे के लिए क्या करना है हमें, कैरियर हमारा निश्चित होता है, वो हमारे विकास पर होता है। ठीक है, अब इनके क्या क्षेत्र हैं। तो प्रशिक्षण यह संकुचित है। जो प्रशिक्षण का क्षेत्र है वो संकुचित है, क्योंकि जो विकास है ये एक जो प्रशिक्षण है ये एक विकास का ही अंग है। ठीक है, और इसमें सीखने की क्षेत्र कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण है ये विकास के अंदर ही आता है, इसी का एक भाग है, इसलिए प्रशिक्षण कम क्षेत्र में है और विकास का क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, यह विस्तृत क्षेत्र है, इसमें सीखने का क्षेत्र ज्यादा है। जो विकास है इसका बड़ा क्षेत्र है, इसमें ज्यादा सीखने को मिलता है। क्या प्रकृति है इनकी, इसका संबंध कार्य से है। प्रशिक्षण का संबंध कार्य से है और विकास का संबंध व्यक्ति से है। ठीक है, विकास में एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाया जाता है और प्रशिक्षण में एक कार्य के प्रति व्यक्ति को संपूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। प्रशिक्षण में व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के कार्य के प्रति जो भी करना प्रशिक्षित करना है, और विकास में कार्य नहीं, व्यक्ति के प्रति प्रशिक्षित करना है। ठीक है, मतलब विकास में एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाना है और प्रशिक्षण में एक कार्य को संपूर्ण बनाना है। ठीक है, सरल भाषा में आपको मैंने समझा दिया। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, क्या समझ में नहीं आई, ताकि मैं आपको आगे से और अच्छे से समझा सकूं। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहता है वो भी हिंदी में, तो उसके साथ शेयर जरूर करें। और अंत में एक लाइक जरूर करें अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो मैं आपके अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इससे पहले की वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं।